रूस है, अमेरिका है, ये सब ऑफिस हैं उसको 200 तकरीबन। और ये 200 सब दफ्तर जो उसके हैं, छोटे छोटे इकाइयाँ जो हैं, उनकी विशेषता उनके ऐतिहासिक जो 200 4,000 5,000 साल से चली आ रही बैकग्राउंड जो है उससे बनी। मतलब कि भारत की बैकग्राउंड या पाकिस्तान की बैकग्राउंड या बांग्लादेश की बैकग्राउंड तो एक है, मगर चीन की बैकग्राउंड अलग है। चीन का ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव अलग है, यूरोप का पर्सपेक्टिव अलग है, अमेरिका का ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव अलग है, भारत का अलग है। इसलिए वो इकाइयाँ बनाई रखी हैं। ये उस व्यवस्था की मजबूरी है, उनको मर्ज नहीं कर सकता वो, अभी वो उसके लिए स्थिति नहीं आई। मगर जैसे साफ हवा, साफ पानी और साफ खुराक और इंसानी भाईचारा, ये चार चीजें हर जगह मानव के लिए जरूरी है। ऐसे इस व्यवस्था के लिए लगातार कच्चा माल, पैसे की बढ़ोतरी, मंडी का विस्तार, सस्ती लेबर, ये चार चीजें उसकी बिल्कुल स्थिर हैं। जहां मिलेगी वहां जाएगा वो। ये जो चार चीजें जो हैं, इनको प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग के ढांचे अख्तियार करता है, अलग अलग के मॉडल अख्तियार करता है, अलग अलग के तरीके अख्तियार करता है। कभी कभी तो वो हथियार ले व्यापार करने आया और यहाँ मालिक बन गया और फिर हथियार लेके बैठ गया कि जो बोलेगा सो पिटाई करूंगा। वो तो हो गया अपनी पेश बात। मगर सबसे जटिल बात जो है वो 1945 की है, जो सुनाने वाली है, जो कि 1945 के बाद जब एटम बम चल गया, यूरोप आपस में तार तार होकर लड़ा, जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, जापान तबाह हो गया और अमेरिका जो है वो सबसे सुप्रीम लीडर बन के उभरा। और उसने एक जाल्टा कॉन्फ्रेंस में ये बात कही इसको, चर्चिल को, कि देखो दुनिया बदल गई है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों को तुम गरीब रखो, अनपढ़ रखो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये लफ्ज़ देख लो आप कि तुम हिंदुस्तान के लोगों को गरीब रखो, उनको अनपढ़ रखो, ये ठीक नहीं है। मतलब कि हिंदुस्तान में हमारा पैसा लगने दो। अगर ब्रिटानिया का लगा हुआ पैसा जहां के स्रोतों को निचोड़ के ले जा सकता है, और उसको तो हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, मगर उसने शब्द क्या इस्तेमाल किया है कि तुम्हें लोगों को गरीब रखने का अधिकार है। मतलब मैं पैसे लगाऊंगा तो विकास करूंगा, एक बात। और 45 के बाद जब उनका प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बदला, तो पहली बार विकास, डेवलपमेंट, ये शब्द जो है जो इसने राजनीतिक हथियार बन गया। और आज 21वीं सदी में विकास नाम का राजनीतिक हथियार प्राकृतिक तबाही और मानव जाति की तबाही कर रहा है। और ये राजनीतिक हथियार विकास, केवल विकास ना तो मानव का है ना पर्यावरण का है, ये तो विकास है पैसे का, पैसे का विकास। और इस पैसे के विकास को उसने कैसे जटिलाइज किया है, सेंट्रलाइज किया है, कैसे केंद्रित कर किया है कि उन्होंने एक वायरस निकाला नया। ये बात होगी कोई 17वीं सदी की, समझो आप, जब ये टसल चल रही थी कि ज़्यादा पैदावार इंडस्ट्री करती है कि ज़्यादा पैदावार किसान करता है। तो तब आ गया जीडीपी। देखो कितना पैसा लगाया, कितना बना, कितना पैसा लगाया, तुमने कितने लगाया, हमने कितने लगाए। तो किसान जो है वो कहता है मैंने ये लगाया, ये मेरा पैदावार तुमसे ज़्यादा है। आखिरकार इंडस्ट्री वालों ने फिर नई नई टेक्नोलॉजी लाना शुरू कर दी और अपनी इन्वेस्टमेंट का किया, जीडीपी बढ़ाने लगे। तब से जीडीपी का वायरस और विकास का बुखार ये लगातार सारी पॉपुलेशन को चढ़ा, और ये हमारे किसानों को भी चढ़ा, हमारे मजदूरों को भी चढ़ा,
और हमारे यहाँ भी चढ़ा है कि इंडस्ट्री लगाओ हमें रोजगार मिलेगा। यही कहते हैं ना हम कि इंडस्ट्री लगाओ रोजगार मिलेगा। जब इंडस्ट्री के नाम से रोजगार, इंडस्ट्री के नाम से कच्चे माल की तबाही, इंडस्ट्री के बिना से पानी की तबाही, इंडस्ट्री की इंस्टॉलेशन से हवा गंदी, और ये दोनों सेक्टरों को अगर हम कंपैरिजन करें, जो आम कई बार किसानों में करते हैं कि अगर हम खेती लगाएं तो खेती की कोई चीज़ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की वेस्ट नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। कि जो हम फसल लगाएंगे, अनाज घर पर ले आएंगे और उसका जो भूसा है वो गाय खाएगी, भैंस खाएगी, और भैंस उसके बदले में हमें दूध, गोबर, और गोबर के उपले और गोबर खेत में, जीरो वेस्टेज। मैं वो जीरो बजट नहीं कहता मैं, अगर जीरो वेस्टेज सेक्टर कोई अगर है जीरो वेस्टेज, तो एग्रीकल्चर जीरो वेस्टेज सेक्टर है जी। और फैक्ट्री देखो आप कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को 100 किलो रुई दे दो, आप कपास नहीं कह रहा मैं, रुई 100 किलो रुई दे दो और 100 किलो कपड़ा नहीं बनता वो ना, 85 किलो 90 किलो, 85 किलो 90 किलो। बड़ी हाई टेक्नोलॉजी रोबोट वाली ले आओगे तो 95 किलो बन सकता है। और उससे फिर आगे हवा खराब, जब वो बड़ी चिमनी से धुआं निकलता है और जब केमिकल डाइंग होती है, रंग आता है, तो पानी खराब। अब वो सेक्टर जो कच्चे माल की तबाही कर देता है, हवा गंदी कर देता है, पानी गंदा कर देता है, और वहाँ पानी जहाँ जाएगा वहाँ साइल को पॉइजन करेगा, वो तो प्रॉफिट में। और जो जीरो वेस्टेज सेक्टर है वो लॉस में। ये जीडीपी का वायरस है जिसने इंडस्ट्री के विकास का बुखार चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से ये कॉरिडोर बनाओ, ये करो, वो करो। और हमारे यहाँ तो अब ये हो गया है, अपनी सी बात थोड़ी सी कर देते हैं, 350 हेक्टर डेंस फॉरेस्ट। ये अपने एक बार सज्जी और सुखदेव जी गए थे शुपैया में, तो आते वक्त एक वहाँ नाला दरिया आता है अच्छावल, बहुत बड़ी आबशार है, नीले रंग का पानी। वो अच्छावल एरिया जो है वहाँ पर एक सीआरपी का कैंप बनेगा, और वो डेंस फॉरेस्ट को काट करके जब प्लेन करेंगे तब देखो पर्यावरण की कितनी सेवा होगी। ये पर्यावरण की विकास है ना, ये विकास है जो पर्यावरण बढ़ा रहा है। और फिर एक बीएसएफ का कैंप जम्मू के हमारी साइड में, हाई कोर्ट बनाना है नया, जैसे जहां अभी 20 साल हो गया पहले पुराना हाई कोर्ट बना हुआ है, एक और हाई कोर्ट बनाएंगे, 250 एकड़ वहां लेंगे। आज खबर आई, मैंने पहले सुबह सुबह पढ़ा मैंने कि 250 एकड़ और ले रहे हैं ड्राई पोर्ट के लिए। तो इस तरीके से ये जो नेचुरल एग्रीकल्चर, जहाँ नेचुरल सोर्सेज जहाँ भी होंगे, इन्वायरमेंट जहाँ भी होगा, वहाँ ही ये विकास मॉडल जो है वो पर्यावरण की तबाही के लिए तैयार है। और विकास और सुरक्षा, ये ऐसे दो मंत्र रखे हैं जिनके जरिए सारी मानसिकता खराब करती है। और सुरक्षा के नाम पर आप दो बातें और कर देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, कि जब हम अपने बॉर्डर पर जाते हैं और कई बार बात करते हैं, और हमारे यहाँ आम जो अपनी जहाँ हम रहते हैं जम्मू साइड, वहाँ क्रॉस फायरिंग होती रहती है, लोग मरते रहते हैं। तो एक सवाल राष्ट्रवाद का है और एक सवाल सुरक्षा का है। राष्ट्रवाद के नाम पर ये प्रश्न है एक मेन, जो आप सबको दे देते हैं, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोग लड़े, जो सेकंड वर्ल्ड वार में लोग मरे, और जो लंका में आदमी हमारे शहीद हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 74,000, सेकंड में 87,000 और लंका में 1200। ये किस राष्ट्र के लिए मरे ये तो बता दो, कौन से राष्ट्र की सेवा करने गए थे ये तो बता दे कोई। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र जो फौजी राष्ट्र सेवा होते हैं, कौन से राष्ट्र की सेवा करने गए? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, किसके लिए जान गवाई? एक बात, 47, 65, 71, 99 ये हम मान लेते हैं।
एक बात तो ये आ गई देशभक्ति की। अब जब हम अपने किसानों से पूछते हैं कि अगर पर्यावरण पाकिस्तान का खराब हो और पश्चिम की हवा आ जाए तो पाकिस्तान का पोल्यूशन जो है वो भारत में आएगा, क्या भारत की फौज पाकिस्तान के पोल्यूशन को रोक सकती है? नहीं। अगर भारत में पोल्यूशन ज़्यादा है दिल्ली में और पूर्व की हवा, ईस्ट की हवाएं, क्या पाकिस्तान की 9 लाख आर्मी एयर पोल्यूशन को रोक सकती है? तो बात जहां पर पहुंच गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का पलड़ा हल्का है, पर्यावरण की सुरक्षा का पलड़ा भारी है। वहां का पाकिस्तान का फौजी भी और पाकिस्तान का सोल्जर और पाकिस्तान का सिविलियन और इंजीनियर वो भी पोल्यूशन से मरेंगे। और उधर से पोल्यूशन आता है तो हमारा आर्मी वाला ऑफिसर, हमारा आर्मी का सोल्जर, हमारा सिविलियन, हमारा किसान, हमारा मजदूर भी उसी पोल्यूशन से मरेगा। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा जो है वो नंबर 1 पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा नंबर 2 पर चली गई है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमने पर्यावरण की तबाही करनी है तो इसका मतलब हमें ये ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम किन बातों की तरफ जा रहे हैं। लास्ट, अब बस में थक गया, आप भी थक गए हैं कि इस सारी अर्थव्यवस्था जो पहले मैंने बताई, इसको अब वो 21वीं सदी में नए मॉडल में ढाल रही है। नए मॉडल में कोरोना जो आया, कोरोना तो आया और आया पर्यावरण की तोड़ से, बिगड़ने से, और इसके जो वेरिएंट बने हैं वो बने हैं पोल्यूशन के और केमिकल फूड की वजह से। कोरोना नेचर में था, आदमी नेचर की तबाही करता करता वहां पहुंच गया जहां ये कोरोना पड़ा था और वो कोरोना छिड़ गया। और जब हवा में पोल्यूशन और फूड अंदर केमिकल और वेरिएंट लगातार, और ये वेरिएंट बंद नहीं हो गए, नया वेरिएंट भी एक आ गया है, कोई IHU पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम आया है, कोई ओमिक्रॉन के बाद फ्रांस में आया है। तो ये वेरिएंट बंद नहीं हो गए। अब वो इस सारी अर्थव्यवस्था को नए ढंग से कर रहे हैं। इसके उन्हें 3 मुद्दे रखे हैं, 4। एक तो लोगों का मन, ज्ञान को जहां पर ला दो कि जो मीडिया ज्ञान, जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो कह रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है। लॉजिकल ज्ञान आपस में बैठ करके ज्ञान जो है, जो सज्जन जी या सुखदेव जी या कोई साथी बताएंगे, ये ज्ञान नहीं, ये बातें हैं। ज्ञान तो वो है जो शीशे पर आ रहा है स्क्रीन पे। एक तो दिमाग में ये बना दिया है, चाहे वो फेक न्यूज़ हो चाहे वो असली न्यूज़ हो, मगर वो शीशे पे जो आएगा स्क्रीन पे वो ट्रुथ है, जो आदमी सुनेगा कान में वो गलत है। एक तो इंप्रेशन ये बना दिया। दूसरा, कोरोना को उन्होंने हवा खड़ा करके जब लॉकडाउन कर दिया तो इंडस्ट्री का नया फार्मूला जो है वो आगे आ दिया, जिसमें ऑटोमेटिक रोबोट काम करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है जिसका सारा चक्का जाम कर दिया है, जिसको कहते हैं ना छोटे मजले उद्योग सारे ख़त्म कर दिए हैं। अब स्कीमों को जिनको चला रहे वो चलेंगे नहीं हैं। एक तो पैदावार में केंद्रीकरण कर दिया, और तीसरा उन्होंने इस सेक्टर पर लाया है कि ये जो अपना मानसिकता है इसको रखो कि अपना हथियार बेचने हैं आपने, तो डर का फियर साइकोसिस तैयार करो, डर का माहौल बनाए रखो। चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में डर, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डर हो, चाहे वो कोरोना का डर हो, चाहे आपस में मिलने का डर हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ बोलने का डर हो, इस डर के माहौल को बना के रखे हुए तो ये अथॉरिटेरियन सिस्टम और आगे चल सकता और पैसा जल्दी बन सकता, क्योंकि बोलेगा कोई नहीं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जन्मदाता जो है वो अमेरिका, क्योंकि जब तक सरकारी उग्रवाद है तो जो निजी उग्रवाद है, जिसको हम गैर सरकारी उग्रवाद बोलता हूं, ये उसका एक परछाई है। नॉन स्टेट एक्टर जो है, नॉन स्टेट टेररिज्म जो है, ये स्टेट टेररिज्म की परछाई है। और सबसे ज़्यादा स्टेट टेररिज्म जो है वो अमेरिका का है। और जितना भी वर्ल्ड में हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे इन्हीं कंपनियों के आ रहे हैं, चाहे वो उग्रवादी के पास, मिलिटेंट के पास हो, या सरकार के पास हो, या फौजी के पास हो।
कि वही कंपनियां जो टेररिस्टों को वेपन सप्लाई कर रही हैं, वही कंपनियां जो हो इनको सप्लाई कर रही हैं। एक तो ये फियर बना के रखा, एक फियर बना रखा अस्तित्व का कि कोरोना से अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो मर जाओ। अगर वैक्सीन सरकार लगवाती है तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो सरकार एक लमसम पैसे दे देती है और सरकार फ्री लोगों को देती है कि सरकार का भी एहसान हो गया लोगों पर और कंपनी भी वैक्सीन लगवा के पैसे दे रही है। इम्यूनिटी तो उसकी रहती है 6 महीने सिर्फ। जो 2 डोज लगाता है उसकी इम्यूनिटी 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती, उसके बाद फिर उसको कोरोना हो सकता है। ये एक लगातार बिजनेस चला रखा और ये फियर साइकिसिस है, नहीं लगाओगे तो भी डर, लगा लिया तो उनके पैसे बन गए। ये 3 चीज़ें जो हैं इस तरीके से वो सारी दुनिया को नए तरीके से अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और इस नए तरीके अर्थव्यवस्था का यही इलाज है जो किसानों ने आपको रास्ता बताया है कि वो आंदोलन जो एजेंडा बेस्ड हो, जो पीसफुल हो, जो सर्वसहमति से चले और जो राजनीतिक दंगलबाजी से दूर हो, तभी जाकर के हम आगे चल सकते हैं। धन्यवाद।